Assalamu alaikum, dear students. Class Inter Physics. We are going to start. Be careful. फिजिक्स क्लास इंटर स्टार्ट कर रहे हैं. आज कुछ हम एमसीक्यूज भी करेंगे. मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम करेंगे. आप भी करने की कोशिश करें ज़रूर इनको. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एमसीक्यूज कुछ नोट करें. क्वेश्चन नंबर है 1. Coulomb's law is only applicable Coulomb's law is only applicable for the ऑप्शन है यहाँ पर. ए ऑप्शन में है बिग चार्जेस, बी में है स्मॉल चार्जेस, सी ऑप्शन में है पॉइंट चार्जेस, डी ऑप्शन में है ऑल. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर है 2. If the distance between two point charges is doubled, the distance between 2 point charges is doubled, the force between them then electric force between them will become, ऑप्शन हैं डबल्ड, बी ऑप्शन में है हाफ, सी ऑप्शन में है 1/4, डी ऑप्शन में है 4 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 3. कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ में कांस्टेंट के होता है, डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करता है किस पर. ऑप्शन ए में है नेचर ऑफ द मीडियम, ऑप्शन बी में है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन सी में है इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, और ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर है 4.
The value of relative permittivity relative permittivity for all the dielectrics is always नंबर ए ऑप्शन में है लेस देन यूनिटी, बी ऑप्शन में है ग्रेटर देन यूनिटी, सी ऑप्शन में है इक्वल टू यूनिटी, और डी ऑप्शन में है 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 5। Relative permittivity of air is number A 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में है 9 into 10 पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में है 1.0006, डी ऑप्शन में है 81। क्वेश्चन नंबर है 6। The force between two similar unit charges between two similar unit charges placed 1 meter apart in air is 8.85 into 10 power minus 12 न्यूटन, बी में है 9 into 10 पावर 9 न्यूटन, सी में है 1 न्यूटन,
डी में है 1/9 × 10⁻9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर है 7। If the magnitude of charges and distance between them magnitude of charges and distance between them is doubled, then the force will be number A, doubled, quadrupled, half, D remains same। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं। एक दो और प्रॉब्लम, अभी एक दो और क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो चलिए इसके आंसर्स मुझे जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल सिंपल हैं, जहां तक हमने जो पढ़ लिया है उनमें से मैंने आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं। आई होप कि आपने कर दिए होंगे। लेट मी सी द आंसर्स। ओके, सारा शबी ने आंसर दिए हैं और जवेरिया, मविश, अवैस करनी, किरण, महनाज जलाल, सीमा, सानिया, ओके, तुषार राय, हसन रजा मला, ऑलमोस्ट आंसर्स आ गए हैं। जल्दी जल्दी अपना हिस्सा शामिल करें, इसमें कंट्रीब्यूट करें आंसर्स में। कोशिश करें कि सारे एक साथ आप आंसर दें, लिस्ट में एक साथ आंसर की बनाएं और उसके बाद सेंड करें तो अच्छा होगा। हरी अप। शफकत हुसैन ने भी आंसर दिए हैं, 7 के। शाबाश शफकत, गुड। ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, वेरीफाई करते जाएं। ऑलमोस्ट आंसर आपने दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ चार्जेस। तो ये मैंने आपको बात बताई थी, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। स्मॉल चार्ज और बिग चार्ज का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्मॉल चार्ज तो हो, लेकिन उसके चार्जेस के बीच में डिस्टेंस का क्या पता। पॉइंट चार्ज से तो हमें ये डेफिनेशन से ही मिलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस तब होती हैं जब उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो ज्यादा हो उनकी साइज। तो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल होता है कूलम्स लॉ, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड। डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या हो जाता है।
एक तो ये देखें कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स हाफ नहीं होता बल्कि 1/4 हो जाता है, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस ऑप्शन को, सी ऑप्शन को आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने क्या कहा कि हमने फोर्स फाइंड करना है F डैश मतलब न्यू फोर्स जो होगा, कब, जब डिस्टेंस जो होगा R डैश वो कितना हो जाए, 2R हो जाए, डबल हो जाए, यानी R डैश और F डैश पुट करें, कूलम्स लॉ अगेन अप्लाई करें, तो K Q1 Q2 सेम रहेंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड, R यहाँ पर डैश की जगह पुट करेंगे 2R, इसको करेंगे होल स्क्वायर और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो K Q1 Q2 अपान 2 का स्क्वायर होता है 4R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर तो हमारा फोर्स है, यानी ये फोर्स का 1/4 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 टाइम्स द एक्चुअल फोर्स। तो ओवरऑल हमें जो रिलेशन मिला, तो यानी F डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एक्चुअल फोर्स। तो दिस इज दी 1/4 सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, याद रखें जो कांस्टेंट के होता है इसका वैल्यू आपको याद तो होगा, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो के का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है और सेकंड डिपेंड करता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आप न्यूटन की जगह डाइन पुट कर दो तो न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵, मतलब वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। तो के जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ द मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ऐसा सिस्टम हो और मीडियम एयर हो तो ये वैल्यू होता है। मतलब ये जो वैल्यू होता है कब होता है, एक तो एसआई यूनिट्स हो और इन फ्री स्पेस या इन एयर की बात करें तो ये वैल्यू होता है, ये कंडीशन से। तो यानी नेचर ऑफ द मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बाकी जो सी इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज तो वही है बॉडी की जो होगी 1 कूलम या 2 कूलम। तो डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं बोथ ए एंड बी, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइइलेक्ट्रिक्स। याद रखें एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ए में है लेस देन 1, बी में है ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर को की बात कर रहे हैं, परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइइलेक्ट्रिक्स मतलब एप्सिलॉन आर के वैल्यूज, एप्सिलॉन आर के वैल्यूज की पूरी लिस्ट बनी होती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपको हर मटेरियल का, ऑयल का या प्लास्टिक का, रेजिन का, फ्लेनिल का या जो भी मीका है, वाटर है, सब का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, उसके बाद अगर हम कहें कि परमिटिविटी का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितना होता है, तो याद रखें फॉर फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। फॉर फ्री स्पेस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ओके आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर का वैल्यू कितना होता है, याद रखें 1.006 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। आपसे परमिटिविटी ऑफ एयर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर एयर का वैल्यू 1.0006 होता है, किसके लिए, एयर के लिए। तो मुझे बताएं ये वैल्यू है 1,
ये वैल्यू है 1.0006, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। इसलिए हम कहते हैं कि फ्री स्पेस और एयर में जो एप्सिलॉन नॉट है वैल्यू वो इतना चेंज नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एयर के लिए आप याद रखें एप्सिलॉन आर का वैल्यू, एप्सिलॉन आर का वैल्यू किसके लिए, एयर के लिए। सबका याद ना भी रखें लेकिन कम से कम फ्री स्पेस का, एयर का और मेटल का फ्री स्पेस का वैल्यू, फ्री स्पेस नहीं बल्कि परमिटिविटी का वैल्यू मेटल के लिए होता है इन्फिनिटी। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, फॉर एनी मेटल द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए, क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन आर होता है वो नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है, लेकिन मेटल की बात करेंगे तो वो इन्फिनिटी, मतलब सारे के सारे फोर्स को अपने में जज़ब कर लेता है, दूसरी चार्ज तक वो पहुंचाता ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर। तो मैंने आपको एक कूलम की डेफिनेशन में बताया था, जब एक कूलम चार्ज आपस में एक दूसरे के पास 1 मीटर फासले पे रखें वैक्यूम या एयर में, तो उनके बीच में फोर्स होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। और यहाँ पर ये जो मैंने डी लिखा है 81, ये वाटर के लिए होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू। 81 किसके लिए होता है, फॉर वाटर। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू होता है 81। याद रखें ये पॉइंट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81 किसके लिए, फॉर वाटर। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अब मैग्नीट्यूड भी डबल करो, डिस्टेंस भी डबल करो, तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, मतलब फोर्स विल रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसे सेम है, अगर हम इसको करना चाहें तो ठीक है, इसको नोट करें तो मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के बाद कैसे फोर्स हमारा सेम आता है, जल्दी से इनको नोट करें। ओके, फर्दर हम प्रोसीड कर रहे हैं। इस चैप्टर पे बहुत सारा ध्यान देना है आपको। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो इंटर फिजिक्स में आगे कोई भी तवक्कुआत ना रखें। चैप्टर नंबर 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 7 में द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब याद रखें, जैसे फोर्स अगर फार्मूला अप्लाई करें कूलम्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन R², ये हमने क्या किया, से सपोज दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है R और ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर रिपल्सिव F। तो इस चार्ज का वैल्यू Q1 तो रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं Q2। अब हम क्या करते हैं, Q1 को भी डबल करते हैं
Q1 को डबल करते हैं, मतलब यहाँ पर Q1 डैश लिखते हैं, जो चार्ज हम लेते हैं उसका वैल्यू अब डबल हो गया है, ट्वाइस ऑफ Q1, और Q2 डैश इसका वैल्यू भी हम 2Q2 मतलब उसको डबल कर लेते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R डैश वो भी कितना हो गया है, 2R हो गया है। तो अब फोर्स फाइंड करें तो F इज इक्वल टू K, यहाँ पर F डैश रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे Q1 डैश Q2 डैश अपान R डैश स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस भी चेंज हो रही हैं और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू F डैश इक्वल टू K, Q1 डैश यानी कितना किया है हम चार्ज को, डबल किया है 2Q1, और दूसरी चार्ज भी कितनी किए वो भी डबल कर दिए, और डिस्टेंस भी कितना डबल 2R इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे K, यहाँ पर 2 to the 4 को आप पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर Q1 Q2 अपान में 2 का स्क्वायर 4 R स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपका जो F डैश हो गया वो बचा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी जो एक्चुअल फोर्स था उसी के बिल्कुल क्या आया, बराबर है। तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने दोनों को चेंज किया है। ठीक है, इस तरह अगर क्वेश्चन आता से सपोज के अगर हम इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस को हमने थ्राइस कर दिया है, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल्ड, उसको थ्राइस कर दिया है, बट चार्जेस आर सेम, चार्जेस सेम है लेकिन डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया है। तो मुझे बताएं जो न्यू फोर्स होगा वो एक्चुअल फोर्स के कितना गुना हो जाएगा, 1/9 टाइम हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने Q1 और Q2 को चेंज नहीं किया, डिस्टेंस जो R डैश है उसको 3R करना है, थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। F डैश पुट करेंगे K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पर R की जगह क्या रखना है, 3R रखना है, यहाँ पर रखेंगे 3R और स्क्वायर, K Q1 Q2 अपान 3 का स्क्वायर होता है 9 R स्क्वायर, तो ये आपका 1/9 टाइम्स F इज इक्वल टू F डैश। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा, और अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, बस ये लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएं, फिर हम चलते हैं the electrostatic force between two charges electrostatic force between two charges is 42 Newton. If we place a dielectric of constant 2.1 between the charges, चार्जेस के बीच में अगर हम ये पुट करें डाइलेक्ट्रिक, तो फोर्स बिकम्स इक्वल टू, देन फोर्स विल बिकम, फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, ए ऑप्शन में है 42 न्यूटन, बी में है 88.2 न्यूटन, सी ऑप्शन में है 2 न्यूटन,
और डी ऑप्शन में है 20 न्यूटन। चलिए आंसर बताया है तकरीबन सब स्टूडेंट ने, और ऑलमोस्ट सही लग रहा है, एक दो को छोड़कर बाकी आंसर सही दिया है। ओके, तो देख लेते हैं इसको। यहां पर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन द चार्जेस कितना है, 42 न्यूटन। ओके, और एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है हमें 2.1। तो हमसे पूछ रहा है बताएं अब नया फोर्स क्या हो जाएगा। तो इनके बीच में आपको रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन कौन सा था, एफ डैश इज इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ। जो एफ होता है उसको डिवाइड करें किसे, एप्सिलॉन आर से। यहां पर पुट करें वैल्यू, 1 में कितना है 2.1 मल्टीप्लाई विथ द फोर्स 42 न्यूटन। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, यहां पर देंगे 0, तो ये हो जाएगा, या डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें 1, यहां पर आएगा 20 न्यूटन इज द न्यू फोर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्लेस्ड। 20 न्यूटन आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। ओके, नोट कर लिया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.3। टेक्स्ट बुक में 12.3 एग्जाम्पल है, उसको जरा सब देखें अपने टेक्स्ट बुक में। कंपेयर करना है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 12.3 एग्जाम्पल में है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डेटा लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 power minus 11 meters। कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करना है हमें, कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्जेस होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस होता है। यानी हमें कंपेयर का वर्ड आ जाए तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड करेंगे। कंपेयर मतलब डिवाइड करना है विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई अपॉन
एफ जी हमें फाइंड आउट करना है। बाकी हमें जो वैल्यूज हैं वो कुछ नहीं दिया गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो कि सारे कांस्टेंट हैं। ये है न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस। लेट सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी आपको पता है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.53 10 पावर माइनस 10 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, जो भी पुट करें। और मास ऑफ प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक होता है, और एक क्या होता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो तो बराबर होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और मास इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास होता है कितना, 1.67। बाकी आप उनको 24 लिखें, ठीक है, वरना 1.67 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास भी है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट का तो पता है आपको, कूलम्स कांस्टेंट है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल अगर कांस्टेंट पुट करें तो 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यानी ये सारे कांस्टेंट आपको याद होंगे तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर फाइंड करना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, के कांस्टेंट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दो चार्ज पार्टिकल है ना, उनकी चार्ज को ई से शो करते हैं। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी हमने Q1 Q2 इसकी जगह हमने ई पुट किया, ई इज अ चार्ज, तो यहाँ पर ई इंटू ई अपान में आर स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला कौन सा, कैपिटल जी मास 1 इंटू मास 2, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन एम ई इंटू एम पी अपान में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें रेशो चाहिए अपान में, तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स अपान ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स को सिंप्लीफाई करें के इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर रखेंगे के ई स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जी एम ई इंटू एम पी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पुट करने की जरूरत है ही नहीं, आर स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बाकी पुट करेंगे वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फोर्स अपान ग्रेविटेशन फोर्स मिल जाए, के का वैल्यू यहाँ पर हमारा बचा क्या, यहाँ पर बचेगा के ई स्क्वायर अपान यहाँ पर बचेगा जी एम ई इंटू एम पी, पुट करेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको होल स्क्वायर करेंगे अपान में कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पावर माइनस 31, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। अब इस सब को जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू 2.2 इंटू 10 इज पावर 39, यानी हम कहेंगे कि 2.2 इंटू 10 पावर 39 टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है कहां से, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स और फ्रॉम कूलम्बिक फोर्स। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए 2.2 इंटू 10 पावर 39 टाइम्स
greater than gravitational force। ये है एग्जाम्पल नंबर 12.3। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैल्यूज को जस्ट रट्टा मार सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, नोट कर लिया। एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, आज के क्लास का लास्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर ज़रूर हैं, तो आपको ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं रिलेटेड विद द टुडेज टॉपिक। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड, ठीक है, इसको आप क्लास वर्क समझें या आप इसको होमवर्क समझें। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के दिन का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर इसको ट्राई करें। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड two identical charged copper spheres identical charge copper spheres A and B, उनके हम कुछ नाम रखते हैं, A and B उनके नाम रखें। A and B have their centers separated by separated by a distance of 50 centimeter
डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज third sphere of same size but uncharged, साइज सेम है लेकिन अनचार्ज्ड है, is brought in contact with the first पहले वो अनचार्ज स्फीयर फर्स्ट ए स्फीयर के साथ टच करवाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ द सेकंड, उसके बाद सेकंड के विथ द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट with the second sphere and finally removed उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेते हैं, उनको यानी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन? व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी? पहले तो आप 2 मिनट के लिए इस प्रॉब्लम को इत्मीनान से रीड करें। रीड करने के बाद इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। जावेद आप पूछ रहे हैं कि आपने अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया वो रिपीट करें। ओके, मैंने बताया आपने केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अबाउट द न्यूक्लियस, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलता है, कौन सी चीज इसको प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पर क्या हमने बात की कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स, उससे उसको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि मासेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम इनसिग्निफिकेंट देयर। हाँ, हालांकि होता है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब वो काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सानिया मेमो ने आंसर दिया है। गुड, सानिया ने दिया है आंसर और फलक रेहान ने भी दिया है, सायका ने दिया है, बट सायका का आंसर सही
नहीं लग रहा। साइका दोबारा ट्राई करें आप। बाकी सानिया का सही लग रहा है, हसन रजा का गलत है, ओके, और हारिस का भी गलत। ठीक है, तो ये आप होमवर्क इसको कंसीडर करें, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ठीक है, कल तक आपको टाइम है, आप इनको जरूर ट्राई करें, वरना हम ये प्रॉब्लम कल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और क्लास का टाइम अब खत्म होने जा रहा है। Who is there to ask the question now? ओके बेटा, तो टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हसन रजा का गलत है आंसर। हसन रजा दोबारा ट्राई करें, जरूर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ओके। वजिया का गलत है, वजिया का भी गलत है। लाइबा कंबो द फोर्स इज जीरो बिकॉज ऑल आर न्यूट्रल, नहीं, लाइबा कंबो जीरो नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होंगे। मैंने क्या कहा है कि दो बॉडीज चार्ज हैं ऑलरेडी, ए और बी तो चार्ज है ना, ए और बी को चार्ज है, लेकिन जो तीसरा थर्ड स्फीयर है उसको हमने अनचार्ज किया हुआ है। यानी तीसरा अनचार्ज, जब हम उस ए और बी के साथ टच करवाएंगे तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं इक्वली, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी जीरो नहीं होगा। अब्दुल वहाब सोलंकी का गलत है। फलक रेहान ने आंसर दिया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर सकता। सही लग रहा है आपका, फलक रेहान का सही लग रहा है, बट कल तक आपके लिए ये टाइम है, आप इनको जरूर ट्राई करें। आज के क्लास का टाइम अभी खत्म होने जा रहा है। आज खैर से जुम्मा भी है, तो सबको जुम्मा मुबारक। जरूर नमाज का टाइम होने वाला है, आप नमाज पढ़ेंगे, दुआ में याद रखेंगे और सच्ची दिल से पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।